हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि मैथ की तरह संस्कृत भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। जब लिखते हो, पढ़ते हो, अगर इन बातों का ध्यान रखोगे ना तो संस्कृत बहुत आसान हो जाएगी और फिर उसको पढ़ने में और भी मज़ा आएगा। आज मैं इस वीडियो सीरीज़ में आपको लिंग यानी कि जेंडर के बारे में आसान तरीके से एक्सप्लेन करूँगी। बच्चों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल आओ सीखो मेरे साथ को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को लाइक करना। लिंग येन शब्दानां जातिया ज्ञायते तत् ही लिंगम कथ्यते। संस्कृत भाषायां लिंगत्रयं भवति। शब्द के जिस प्रकार से जाति का ज्ञान होता है वह लिंग कहलाता है। शब्द भी कौन से होंगे? संज्ञा या सर्वनाम। हम उन शब्दों की जाति की बात कर रहे हैं जो या तो संज्ञा होंगे या फिर सर्वनाम। और यहाँ जाति का अर्थ कास्ट से नहीं है बच्चों। यहाँ पर जाति का अर्थ है कि जो हमें ये बता दे कि कौन मेल है, कौन फीमेल। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं बच्चों। आपने हिंदी में भी पढ़े होंगे लिंग, इंग्लिश में भी पढ़े होंगे जेंडर। तो हिंदी में हमने कितने लिंगों के बारे में पढ़ा है? 2 लिंगों के बारे में। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, एक तो पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ऐसे ही इंग्लिश में 2 टाइप्स ऑफ जेंडर होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर एंड फेमिनिन जेंडर। लेकिन बच्चों, संस्कृत में एक लिंग और जोड़ा गया है जिसका नाम है नपुंसक लिंग। तो संस्कृत में कितने लिंग हो जाते हैं? संस्कृत में 3 लिंग हो जाते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग और तीसरा नपुंसक लिंग। तो चलो बच्चों, सारे लिंग के बारे में पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या लिंग है। तो पहला लिंग है पुल्लिंग। ये शब्द पुरुष जातिम सूचयन्ति। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की पुरुष जाति को सूचित करता है पुल्लिंग कहलाता है। बच्चों, पुरुष समझ में आता है कि पुरुष से क्या मतलब है? पुरुष का मतलब है मेल। मेल आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा ना, मेल, मैस्कुलिन जेंडर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, वो है पुल्लिंग, राइट। तो पुल्लिंग हमें बताता है कि कौन मेल कैटेगरी में आता है, कौन पुरुष जाति को सूचित कर रहा है। जिन शब्दों से पता चलता है कि ये पुरुष जाति के हैं वो कहलाते हैं पुल्लिंग। यथा बालक, अश्वा, गजः। जैसे हाथी है, गजा। हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं बच्चों? गजा। तो गजा यानी कि जब तुम सेंटेंस बनाओगे तब कैसे बोलोगे? हाथी जा रहा है ना, हाथी खा रहा है। तो यहाँ पर पता चल रहा है ना कि एक मेल साउंड आ रही है लास्ट में, तो इसका मतलब ये पुरुष जाति को संबोधित कर रहा है। और इससे हमें साफ पता चल जाता है कि हाथी पुल्लिंग है। ऐसे ही बालक, बालक खाना खाता है, बालक क्रीड़ा खेलता है, अर्थात बालक खेल खेल रहा है। तो बालक से पता चल रहा है, उसका जब सेंटेंस बनाने के बाद में हमें मेल को संबोधित कर रहा है तो हमें साफ पता चल रहा है कि बालक पुल्लिंग में आता है। ऐसे ही घोड़ा यानी कि अश्व। संस्कृत में घोड़े को क्या कहते हैं? अश्व। तो घोड़ा खाना खाता है, घोड़ा तेज भागता है। तो हमें यहाँ पर सेंटेंस बनाने पर साफ पता चल रहा है कि ये पुरुष जाति के हैं। और जब आप सेंटेंस, आपको कोई अगर नहीं समझ में आता है और आप अगर सेंटेंस बनाते हो तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि पुल्लिंग के कौन से उदाहरण हैं। तो जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द पुरुष जाति को सूचित करते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। पढ़ेंगे स्त्रीलिंग के बारे में। ये शब्दः स्त्री जातिम सूचयन्ति। जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द स्त्री जाति का बोध करा दें उसे
स्त्रीलिंग कहते हैं, यानी कि जो फेमिनिन जेंडर के बारे में बताते हैं, जो बताते हैं कि ये स्त्री जाति अर्थात फेमिनिन जेंडर से रिलेटेड है, वो संस्कृत में स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे कि यथा, यथा मीन्स जैसे, लता, बालिका, पिपीलिका। लता, लता अर्थात ब्रांच। पिपीलिका, पिपीलिका का मतलब क्या होता है बच्चों? आंट, चींटी। बालिका, बालिका अर्थात लड़की, गर्ल। जब आप सेंटेंस बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा लता पेड़ पर चढ़ रही है, तो यहाँ पर साफ पता चल रहा है सेंटेंस में कि कोई लड़की संबोधित कर रही है, यानी कि लता स्त्रीलिंग में आ गया। पिपीलिका, पिपीलिका अर्थात चींटी, चींटी जो है वो क्या है? चींटी जा रही है। बालिका खेल रही है। तो इन सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये सेंटेंस स्त्रीलिंग का सूचित कर रहे हैं, स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। तो जो सेंटेंस हमें पता चल जाए कि स्त्रीलिंग का बोध करा रहा है, तो वहाँ पर संज्ञा और सर्वनाम के जो शब्द होंगे वो स्त्रीलिंग कहलाएंगे। अब बात आती है कि हमने पुल्लिंग पढ़ लिया, स्त्रीलिंग पढ़ लिया। देखो बच्चों, पुल्लिंग यानी कि इंग्लिश में आपने पढ़ा मैस्कुलिन जेंडर, स्त्रीलिंग यानी कि मीन्स फेमिनिन जेंडर। तो ये दोनों लिंग तो आपको अच्छे से समझ में आ जाते हैं, लेकिन संस्कृत में एक लिंग और भी होता है जिसका क्या नाम है? नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में मतलब नपुंसक लिंग क्या आप क्या समझ पाओगे? पहले हम चलो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये शब्दः ना तु पुल्लिंगा भवन्ति ना तु स्त्रीलिंगे भवन्ति ते नपुंसक लिंग शब्दः भवन्ति। अर्थात जो शब्द ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं वो नपुंसक लिंग होते हैं। यथा पुस्तक, नेत्रम, भवनम। अब सबसे बड़ी बात है ये कि आप कैसे समझोगे कि किसको पुल्लिंग में रखा गया, किसको स्त्रीलिंग में रखा गया और किसको नपुंसक लिंग में रखा गया। मैंने आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में तो बता दिया, वो तो इजी हो गया। अब बात आती है तीसरे लिंग की, है ना, नपुंसक लिंग की। तो संस्कृत में क्यों रखा गया? संस्कृत में एक लिंग को जोड़ा गया जिसका मतलब है ऐसे पदार्थों से मतलब होता है जो ना तो पुल्लिंग है और ना स्त्रीलिंग। इसका उपयोग निर्जीव और बेजान चीज, उन चीज़ों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जैसे टेबल, पुस्तक, शहर, भवन, घर, पेन, पेंसिल, बॉक्स आदि। नपुंसक लिंग नर यानी कि मेल या मादा अर्थात फीमेल, इन दोनों की श्रेणी में नहीं आते हैं और इसीलिए इन शब्दों का कोई भी लिंग नहीं है, ये नपुंसक लिंग है। आपने देखा होगा कि पुस्तक है, इसका कोई लिंग नहीं है संस्कृत में, हम इसे पुरुष या महिला में वर्गीकृत नहीं कर सकते, इसीलिए पुस्तक शब्द को नपुंसक लिंग में रखा गया है। जैसे कि अब आप बनाओगे, सेंटेंस बनाओगे, बुक, पुस्तक, पुस्तक रखी हुई है या मैंने पुस्तक पढ़ी, इस तरीके से तो ये स्त्रीलिंग की श्रेणी में जा रहा है। अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो बुक फेमिनिन जेंडर में चली जाएगी, लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। जो बुक है वो बेजान है, तो इसीलिए संस्कृत में जितनी भी बेजान या निर्जीव चीज़ें हैं उनको नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया, जैसे कि पुस्तकम, भवनम, नेत्रम। तो इन तीनों को और भी बहुत सारे शब्द हैं, आपके आसपास जितनी भी बेजान चीज़ें आती हैं उन सबको नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा गया है। आप अपने आसपास देखो क्या क्या चीज़ें हैं, टेबल, बुक, बैग, फ़ोन, राइट, पेंसिल बॉक्स और कंप्यूटर, लैपटॉप, फ़ोन, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? नपुंसक लिंग में। ये ना तो मेल में आएंगी और ना ही फीमेल में आएंगी, अर्थात ना पुल्लिंग में आएंगी और ना ही
स्त्रीलिंग में आएंगी। तो जो भी चीज़ें हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में नहीं आती वो कहाँ पे रखते हैं हम, उनको हम नपुंसकलिंग में रखते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, मैं आने वाली वीडियोस में मुझे मालूम है कि क्या क्या परेशानियां आती हैं जब हम संस्कृत स्टार्ट करते हैं। संस्कृत हमारे कोर्स में जब जुड़ती है तब हमें बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। उस समय पे हमें ना कुछ भी नहीं पता होता कि संस्कृत कैसा है। हमें दूर से तो लगता है संस्कृत बहुत इजी है, पर होता क्या है जब हम पढ़ने चलते हैं तो हमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती। रियल में संस्कृत बहुत इजी है। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ें और इसको छोटी छोटी चीज़ों को समझें तो संस्कृत बहुत ज़्यादा आसान भी है और स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अब जो मेरी आने वाली वीडियोस होंगी उसमें मैं आपको वचन के बारे में बताऊंगी, कारक के बारे में बताऊंगी, रूपों के बारे में समझाऊंगी, संख्याओं का ज्ञान कराऊंगी और जो हम शब्द या स्वर जो बोलते हैं, जो अक्षर बोलते हैं, उनका वो कहाँ से आते हैं, कैसे निकलते हैं, उनका स्थान क्या है, उनका प्लेस क्या है, वो बताऊंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप अच्छे से समझ पाओ कि संस्कृत में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।